दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं संतोष कुमार अभी आपके सामने अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं बीपीएससी 66 मेंस से जुड़ा हुआ। बीपीएससी 66 मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 29, 30 और 31 जुलाई को हुआ और मेरा ऑप्शनल विषय इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी तैयारी के दौरान सीखा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप में से बहुतों को कुछ लाभ मिल सकता है। 65 भी मैंने दिया था और 65 में मेंस में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था और उसके बाद एक नए ढंग से मैंने फिर से तैयारी किया और इस बार पहले की तुलना में अच्छा तैयारी हुआ है। और जहां तक बिल्कुल ही जो नए कैंडिडेट हैं अगर उनके बारे में मैं अगर कुछ बात करना चाहूँ तो उनको ये बात पता होना चाहिए कि बीपीएससी प्री के बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें टोटल 4 पेपर्स होता है। जो पहला पेपर हिंदी का है और हिंदी का पेपर बहुत ही आसान रहेगा और 3 घंटे का ही सारे के सारे पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा, दूसरा पेपर GS1, फिर तीसरा पेपर GS2 और जो अंतिम पेपर होता है वो ऑप्शनल का होता है। और ऑप्शनल 31 तारीख को था, अभी जो परसों कंप्लीट हुआ बीपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन। अगर दोस्तों पेपर 1 की बात किया जाए तो आप में से बहुतों ने एग्जाम दिया भी होगा और बहुत लोग मतलब नेक्स्ट जो 67 बीपीएससी है उसका तैयारी कर रहे होंगे। तो जहां तक हिंदी के पेपर की बात है तो हिंदी बहुत ही आसान होता है। एक पहला जो क्वेश्चन है वो निबंध रहेगा, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसका 1/3 उसमें से छाट कर लिखना है एक हेडिंग के साथ में, तो वो भी आसानी है। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में से एक समझिए तो एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो कहने का मतलब है हिंदी कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, हिंदी में बस पास करना है, ठीक है। जो आपका मेंस का टोटल जो मतलब एग्जामिनेशन है, जो मेन एग्जामिनेशन है, ठीक है, जिसमें आपका नंबर काउंट होगा वो है 300 का 3 पेपर, GS1, GS2 और ऑप्शनल 300 का 3। इस बार का अगर बात किया जाए GS1 का तो GS1 में जो क्वेश्चंस था, अब GS1 को 3 सेक्शन में पहले बांटना है, ठीक है। जो बिल्कुल ही नए कैंडिडेट है तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए। GS1 का 3 सेक्शन है। पहला है कला संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति या बिहार से जुड़ा हुआ कला संस्कृति का जो पोर्शन है वो मुख्यतः ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और उसके बाद है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो पहला है कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है वहां पर मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम चित्रकला शैली, फिर संथाल विद्रोह, कुंवर सिंह का योगदान 1857, तो ऐसे कुछ उसका फिक्स है समझिए तो। या गांधी जी का क्या योगदान रहा चंपारण में, चंपारण एक निर्णायक बिंदु साबित हुआ, तो फिक्स है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी अगर बात किया जाए तो जो विद्यार्थी रेगुलर अगर पढ़ाई किए हैं, ठीक है, रेगुलर जो 6 महीना 7 महीना से या उसके पहले से अगर जो साल भर से भी मतलब कंटिन्यू बने हुए हैं तो उनके लिए जो इस बार का भी करंट इशू है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, जो रेगुलर बने हुए हैं वो। अब जैसे कि अब मैं अपना एक अगर बात मैं साझा करूं तो उसके पहले हम एएसआई का तैयारी किए थे, तो बीच में जो तैयारी था बीपीएससी का वो कहीं ना कहीं ब्रेक ही हुआ, तो 3-4 महीना ही मेरा भी तैयारी हुआ। तो कला संस्कृति वाला तो अच्छा ही गया मेरा। जैसे इस बार था पाल पटना कलम चित्रकला शैली से क्वेश्चन था। उसके अलावा और जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखा बिरसा मुंडा और संथाल। जबकि अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात की जाए तो वहां पर यूरोपियन यूनियन था से जुड़ा हुआ सवाल था, आत्मनिर्भर भारत योजना था और ब्रिक्स से जुड़ा हुआ सवाल था। तो ये तीनों सवाल को अगर बात किया जाए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है तो वो उतना अच्छा नहीं लिखाया है जितना कि कला संस्कृति वाला पोर्शन से था। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर जो विशेष बात ये करना चाहते हैं कि सोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। सोर्स जो है आप किस किताब से पढ़ कर तैयारी करते हैं ये बहुत मायने है। अब पटना कलम वही है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। पटना कलम लगेगा, पटना कलम तो हम भी लिख दिए, लेकिन पटना कलम का ही नोट्स है, किसी बंदे को 25 भी आ सकता है, किसी का मे भी 26 भी आ सकता है, किसी का 15 भी आता है, ठीक है, किसी का 16 आएगा। तो मायने ये रखता है और सारा रिजल्ट अब इसी पे डिपेंड करेगा कि एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को आपने कितना बेहतर तरीके से लिखा है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं थोड़ा पटना कलम का। अब पटना कलम का क्वेश्चन है हर 2 साल 3 साल पे एक बार फिक्स है कि पटना कलम से आएगा ही, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि पटना कलम में लिखना क्या है।
हर जो भी विद्यार्थी है वो भाई कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही। आपको इफेक्टिव तरीके से लिखना है। तो सार्थक पब्लिकेशन का किताब का बहुत इस बार मतलब मुझे सपोर्ट मिला उस किताब की वजह से। और पटना कलम का नोट्स भी पहले भी मैंने एग्जाम दिया तो लिखा था, इस बार ज़्यादा इफेक्टिव लिख पाया मैं पटना कलम भी। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अब पटना कलम में आपको पूरा विस्तार से लिखना है, छोटा सा ही में कि उसका विशेषता कम से कम 7-8 विशेषता लिखना है। उसका शुरुआत कैसे हुआ वो स्टार्टिंग में लिखना है। ये ब्रिटिश कला, मुगल कला और जो बिहार का क्षेत्रीय कला है उसका वो सम्मिश्रण है। वो किस तरीके से औरंगजेब के दरबार से लेके, मुगल दरबार से लेके बंगाल जाता है, मीर जाफर और उसका पुत्र मीरन उसको वहां से निकाल देते हैं। उसके बाद वो जो कलाकार लोग हैं वो पटना आते हैं, कुछ लोग पूर्णिया की तरफ भी जाते हैं। और क्या पूरा विशेषता है। और पटना कलम के कुछ कलाकारों के जो कलाकृतियां हैं उनके बारे में भी लिखना है। जिस तरह का चित्र है, चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, जो चित्रों का फेस होता था उसका क्या विशेषता था, यानी पूरा विस्तार से। ब्रश किस तरह का यूज होता था, उसमें जो कलर्स नेचुरली थे तो नेचुरल कलर भी का इंग्रेडिएंट क्या था, किस तरीके से बनता था। अब जैसे कि गेरुआ रंग का मिट्टी, गेरुआ रंग, पीला रंग, व्हाइट रंग, ये विशेष प्रकार की मिट्टी से बनता था तो ये लिखना है। काला रंग काली की हाथी दांत को जला के बनता था तो ये भी लिखना है। इसका इकोनॉमिकल पक्ष जो है, आर्थिक पक्ष उसको भी मेंशन करना है, तब ना आपका नोट्स इफेक्टिव होगा। क्योंकि पटना कलम में अगर किसी लड़के का 25 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो उसका जो नोट्स है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा चीजों का उसमें इनपुट किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो अंतिम दौर के जो कलाकार हैं जैसे कि ईश्वरी प्रसाद, वो कलकत्ता चले जाते हैं, ये सब बात मेंशन करना है। इसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए, अभी वर्तमान समय में सरकार को क्या करना चाहिए ये पटना कलम चित्रकला शैली के संरक्षण के लिए, क्योंकि इसके कलाकार अभी कोई है नहीं, तो इसको क्या बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सब बातों को भी आपको लिखना है, सुझाव देना है और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, तब जो आपका नोट्स है वो इफेक्टिव होगा। तो ये तो हो गया पटना कलम। यानी कि जो GS 1 की हम बात कर रहे हैं, तो GS 1 में जो भी पोर्शन है आपको इफेक्टिव लिखना है, तो उसके लिए आपको अच्छी किताबों का अध्ययन करना ही होगा, ठीक है, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। इस बार संथाल है और इसके अलावा जो भी और भी क्वेश्चन है चंपारण से जुड़ा हुआ, आपको बेहतर तरीका से ही पढ़ना होगा, बेहतर किताब ही पढ़ना होगा। जिनको 67 देना है उनके लिए भी ये मेरा सुझाव है। इसके अलावा अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात है। अब जैसे कि इस बार आया था ब्रिक्स, और ब्रिक्स मैंने मतलब पिछले साल ही ब्रिक्स के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया है। ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है उसके बारे में भी जानकारी है। उन देशों के साथ भारत का क्या संबंध है वो भी पता है। अब जैसे कि चाइना है, रूस है, तो ब्रिक्स एक मंच है, ठीक है, ब्रिक्स एक मंच है। और ब्रिक्स का स्थापना हुआ था अमेरिका को कुछ अब अमेरिका के प्रभाव को एशियाई क्षेत्र में कम करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारा उद्देश्य था, कुछ इकोनॉमिकल उद्देश्य भी रहा था, नो डाउट। तो अब जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स को मैंने पढ़ा था पिछले साल, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया के आधार पर ब्रिक्स को भी मैंने वहां लिखा ही है, लेकिन उतना बढ़िया तो नहीं हो पाया, क्योंकि अगर पढ़े रहते तो और इफेक्टिव तरीके से लिख पाते। सोर्स क्या होना चाहिए, ये जो करेंट इशू का जो बेहतरीन सोर्स है, तो सोर्स मेरे हिसाब से विजन IAS का जो बुक है, जो विजन IAS का जो मंथली है, बहुत ही बेहतरीन सोर्स है करेंट अफेयर्स के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, बहुत ही इफेक्टिव है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम में भी ये तो मतलब उपलब्ध है, अवेलेबल है। मेरा भी मीडियम हिंदी ही है। तो इस बार भी 66 जो मैंने मेंस दिया, तो बहुत सारे जो करंट इशू को मैंने वहां से किया है, जैसे कि कोरोना को मैंने किया और भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने वहां से किया है विजन IAS के नोट से। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की जहां तक दोस्तों बात है, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब हुआ सांख्यिकी। कुछ गणित से जुड़े हुए सवाल रहेंगे, चित्र रहेंगे, आलेख रहेंगे और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो तो प्रैक्टिस का चीज है। मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में जो भी 67 में जो लोग देंगे, तो उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि उसको शुरू में बनाना है, उसको स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, कम से कम मान के चलो कि आप 100 स्टैटिस्टिक्स बना के जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। उसके पहले मतलब एग्जाम देने के पहले आपको 100 आप बना के जाएंगे, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको आप बना पाएंगे। और स्टार्टिंग में ही बनाने की कोशिश करेंगे। 3 घंटा में समझिए कि लगभग 1 घंटा उसमें लग ही जाता है, 50 मिनट से लेकर 1 घंटा लगभग इतना लग जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं GS 2 का। GS 2 में जो पहला है स्टार्टिंग में आएगा पॉलिटिक्स, राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा। फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है और साइंस टेक्नोलॉजी है। तो वहां भी सोर्स बहुत मायने रखता है। जैसे इस बार का क्वेश्चन था संघवाद से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन था,
और ये बीपीएससी में मतलब एक पैटर्न सा दिख रहा है, संघवाद से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। इसको आपको करना है बहुत ही बेहतरीन तरीका से, एकदम अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज जो किताब में है वहां से आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सार्थक पब्लिकेशन का किताब बहुत ही बेहतरीन है, आप वहां से बिल्कुल ही इसको भी आप कर सकते हैं, ये जो किताब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बार का एक क्वेश्चन था जैसे बाढ़ से जुड़ा हुआ, बाढ़, सूखा और उसमें दुर्घटना प्रबंधन के बारे में, तो उसमें साइंस टेक्नोलॉजी की भूमिका। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो भी नए जो तैयारी करेंगे, तो 66 के बाद जो 67 जो भी तैयारी करेंगे या 68 आने वाला, तो साइंस टेक्नोलॉजी का भूमिका आपको जैसे कि बाढ़ और सूखा में साइंस टेक्नोलॉजी, जैसे कि इस बार आया तो वहाँ ड्रोन के बारे में है, गाद निकालने में साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, या फिर भारत नेपाल के बीच जो इस संबंध में जो मतलब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना चाहिए वो उस तरह से नहीं है, तो उसके लिए एक जो क्या कहा जाता है मंच एक को विकसित करने की आवश्यकता है। तो जो भी साइंस टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है, जैसे कि बांध बनाने में इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा योगदान है, उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सीमेंट का कितना यूज होना चाहिए, कंक्रीट और सीमेंट का क्या रेशियो होना चाहिए कि बांध मजबूत हो, कितना बड़ा साइज का रिजर्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी की भूमिका तो यही है। इसी को और आप विस्तार से लिख सकते हैं। तो सिर्फ बाढ़ और सूखा के दुर्घटना प्रबंधन में ही नहीं, कचरा प्रबंधन में, स्मार्ट सिटी में साइंस टेक्नोलॉजी, या जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है ना, हर जगह साइंस टेक्नोलॉजी, कोरोना से बचाव में साइंस टेक्नोलॉजी, आपको ये तैयार करके जाना है। जो भी करेंट इशू है उसका साइंस टेक्नोलॉजी से उसका कनेक्शन है, उसको सॉल्व करने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में साइंस टेक्नोलॉजी की भूमिका, ये आपको करके जाना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑप्शनल का। और ऑप्शनल से भी पहले एक चीज और जो बहुत ही इफेक्टिव है, और जो बहुत इफेक्टिव ये है कि अगर आप धीरे धीरे भी आप तैयारी करते हैं, ठीक है, अब जैसे 67 मेंस का किसी को तैयारी करना है तो अभी तो लंबा समय है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया है, प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा, तो अच्छा खासा तो अभी समय है। तो देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि हम प्री पास कर लेंगे और मेंस का तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वैसे जो भी स्टूडेंट है जिनको लगता है कि ये प्री का रिजल्ट आ जाएगा, बहुतों को ये भी लगता है कि प्री का रिजल्ट होगा उसके बाद हम मेंस का तैयारी करेंगे, तो देखिए मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है कि थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा नहीं। आप एक क्वेश्चन मेंस का भी लिखते चलिए, कम से कम जीएस का एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना, उसको आप अच्छा सोर्स से आपको पढ़ना है, चाहे आप योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, या दृष्टि का कोई अगर आपके पास नोट्स है, या एक बढ़िया सोर्स होना चाहिए, ठीक है। या मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया विजन आईएएस का जो बुक है, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा करेंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस का, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी का डिमांड है, जिस तरीके से मतलब क्वालिटी चाहिए नोट्स में, उसके लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। तो वो बहुत ही इफेक्टिव है। और एक डेली एक क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए लिखने का, ठीक है, अभी से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस प्री का रिजल्ट आ गया और उसके बाद 3-4 महीना में सब कुछ कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक लॉन्ग टर्म तो देना ही पड़ेगा, लंबा समय का मतलब संघर्ष है, तो धीरे धीरे आपको मतलब समय देना है। डेली एक क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा ही लगेगा। 2-3 घंटा मान लीजिए तैयारी करने में लगा, 1 घंटा उसको माइंड मेकअप करके लिखने में लगा, तो थोड़ा थोड़ा अभी से ही एक करेंट अफेयर्स कम से कम, या कोई भी जो जीएस का टॉपिक है या इवन ऑप्शनल का, थोड़ा थोड़ा करते रहिए अभी से ही, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शनल का। ऑप्शनल की दोस्तों अगर बात किया जाए तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। कोई भी आपका ऑप्शनल है, उसके लिए आपका जो नॉलेज आप जहां से गेन कर रहे हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। जो बिल्कुल ही नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि उनके लिए तो भाई क्वेश्चन बैंक है, जो बिल्कुल एकदम फ्रेश है, ठीक है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए एकदम जो स्टार्टिंग में है उनके लिए है ये क्या कहा जाता है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक उनके लिए है। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक मतलब जो कर चुके हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस रहा है कई बार एग्जामिनेशन देने का, तो उनके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए, अच्छा कुछ किताब होना ही चाहिए। अब वो तो डिपेंड कर रहा है क्या उनका ऑप्शनल है, उस हिसाब से। तो टीचर्स लोग जो होते हैं, जो शिक्षक लोग होते हैं, अच्छे शिक्षकों से उनको सलाह लेना चाहिए और अपने ऑप्शनल के बारे में किताबों को पूछना चाहिए कि सर कौन सा बुक पढ़ें हम, ठीक है। जैसे कि इस बार आपको मैं एक एग्जाम्पल देते हैं, असहयोग आंदोलन जो इस बार आया था हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो असहयोग आंदोलन को मैंने तैयार किया था ये सार्थक पब्लिकेशन के किताब से। वो एक्चुअली कला संस्कृति का ही किताब था, ठीक है, सार्थक पब्लिकेशन का कला संस्कृति का ही।
लेकिन असहयोग आंदोलन इतना बेहतरीन ढंग से वहां लिखा हुआ है कि अब क्या ही बताएं आपको। जैसे कि असहयोग आंदोलन में इस बार क्वेश्चन था हिस्ट्री ऑप्शनल में, उसका कारण लिखना है, परिणाम लिखना है, किस तरीके से आंदोलन चल रहा था, सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम लिखना था। तो आपको क्या लिखना है? कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, उसके लिए एक कलकत्ता में हुआ था स्पेशल अधिवेशन सितंबर 1920 में, फिर नागपुर अधिवेशन हुआ जो जेन्युइन अधिवेशन था दिसंबर 1920 में। दोनों में ही प्रस्ताव पारित हुआ। जो कलकत्ता में के बाद जो नागपुर में हुआ, वहां पर स्पेशल क्या मतलब प्रावधान हुआ, किस तरह का स्पेशल बातें वहां पर कही गई। जैसे वहां पर कहा गया कि अब कांग्रेस गैर संवैधानिक तरीका भी अपनाएगा, यानी हड़ताल वगैरह। कांग्रेस अब अनुनय विनय का रास्ता छोड़ेगा जैसा कि नरमपंथियों का था। ये इसके अलावा कांग्रेस का जो संरचनात्मक ढांचा है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया गया। खिलाफत को गांधी जी ने क्यों जोड़ा, खिलाफत का विरोध कौन कौन लोग कर रहे थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इसके अलावा आंदोलन कितने चरणों में चल रहा था, 4 चरण में आंदोलन चूंकि वो पूरा आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन, उसको भी मेंशन करना है, कारणों पे बात करना है, ठीक है। इसके अलावा आंदोलन समाप्त हुआ तो लोगों का क्या कहना था, क्योंकि गांधी जी जो चौरी चौरा घटना है उसके बाद गांधी जी आंदोलन को वापस कर लेते हैं, तो लोगों का क्या उसमें क्या विचार था, गांधी का वहां पर क्या फिलॉसफी है गांधी जी का, वो उसको भी लिखना है। इसके अलावा सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों को मेंशन करना है। जैसे कि नकारात्मक पक्ष ये रहा कि असहयोग आंदोलन के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो काफी भड़क गए तेजी से, और फ्यूचर में बहुत सारा सांप्रदायिक दंगा हुआ, तो इसको भी आपको मेंशन करना है। कहने का मतलब है कि एक जो ऑप्शनल का अगर आप एक बीपीएससी में लिखते हैं 6 क्वेश्चन लिखना है और 3 घंटा यानी आधा घंटा आपके पास समय है, तो आधा घंटा में बहुत इफेक्टिव तरीके से लिखना है। तो आपके पास सोर्स ऑफ नॉलेज, बार बार हम यही बता रहे हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। आप कोई भी, जरूरी नहीं है कि हम जैसे सार्थक पब्लिकेशन का बोल रहे हैं तो आप भी वही पढ़िए, आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, आप जो भी आपको पसंद है, ठीक है, लेकिन बढ़िया सोर्स होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको बता सकूं कि GS1 है, GS2 है, ऑप्शनल है, आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।